हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 167 के बारे में। ये सेक्शन 167 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल प्रोसीजर जानने के लिहाज से। इसके अंदर हम लोग पुलिस रिमांड के बारे में भी जानेंगे और इसके अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अंदर क्या फ़र्क है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर नहीं फॉलो किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव आता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करता हूँ, MCQs शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11 जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और मेरे दूसरे सोशल मीडिया का लिंक जैसे फेसबुक, ट्विटर, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरेस्ट जो है पुलिस कई तरीके से करती है, वारंट के साथ भी और वारंट के बाद भी। अगर वो वारंट के साथ अरेस्ट करती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 76 से गवर्न होता है मामला। अगर वारंट के साथ कर रही है तो मान लीजिए कि जैसे किसी कोर्ट ने वारंट इशू किया है तो उस कोर्ट को इस बात की जानकारी है कि वारंट क्यों इशू किया गया है, लेकिन पावर तो तब मिसयूज हो सकता है जब पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट करती है। देखिए, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 156 जो है सीआरपीसी का, ये पुलिस वालों को ये पावर देता है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उनकी इंफॉर्मेशन इनको मिली है तो वो बगैर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर वो बगैर वारंट के किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसका क्या होगा, उसको कितने दिन तक रखेंगे, उसको कहां ले जाएंगे, इसीलिए हमें सेक्शन 167 जो है जानना जरूरी है। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज दैट कि कोई ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसके पास रिपोर्ट आई, इंफॉर्मेशन आई कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस वालों के पास ये भी पावर है उसके अंदर कि वो अरेस्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। लेकिन अब क्योंकि अगर वो अरेस्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, और जब धारा 57 आप पढ़ेंगे, 57 पढ़ेंगे सीआरपीसी के अंदर, तो इसमें बताया गया कि पुलिस वाले अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं तो उनको 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी है। यानी 24 घंटे से ज्यादा बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो उस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकता। तो अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास रखता है बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। देखिए, अब इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि अगर पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं तो हो सकता है 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन ना कंप्लीट हो पाए, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसके ऊपर तो ये रोक लगा कि वो 24 घंटे से ज्यादा किसी को रख नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इसी चीज के लिए हमें सेक्शन 167 का प्रोविजन जानना जरूरी है। अब बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 167 आप खोल के बैठ जाइए। अब मैं देखिए सेक्शन 167 पढ़ता हूं। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है सीआरपीसी के सेक्शन 167 में, whenever any person is arrested and detained in custody, whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57। ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है, डिटेन होता है कस्टडी के अंदर और ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो सकती 24 घंटे के अंदर, जैसा कि फिक्स किया सेक्शन 57 में, एंड देयर आर ग्राउंड फॉर बिलीविंग that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, यानी दरोगा से नीचे की पोस्ट का नहीं होना चाहिए, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate। nearest judicial magistrate से ये पता चल रहा है कि जरूरी नहीं कि उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वहां पे ज्यूरिसडिक्शन हो, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। आमतौर पे प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सकता है। अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी, जो एंट्री उन्होंने किया है डायरी के अंदर, हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, द मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड। अब जिस मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड किया गया है अंडर दिस सेक्शन में, वेदर ही हैज और हैज नॉट ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड। अब 24 घंटे से ज्यादा तो पुलिस नहीं रख सकते हैं, तो अब मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो मे ऑथोराइज द डिटेंशन, वो कर सकता है, उसके डिस्क्रिशन के ऊपर है, ऑफ द अक्यूज इन सच कस्टडी एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। उस कस्टडी में
जो उसको बेहतर लगता है। उस कस्टडी से कहने का मतलब भाई जुडिशियल कस्टडी हो सकती है, पुलिस कस्टडी हो सकती है, जेल हो सकता है, असाइलम हो सकता है। फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल, 15 दिन से ज्यादा नहीं। एंड इफ ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस, और अगर उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है केस का ट्रायल चलाने का, ट्राई करने का, और कमिटेड फॉर ट्रायल या कमिट करता है ट्रायल के लिए, और कंसिडर करता है कि फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, उसको लगता है और ज्यादा डिटेंशन जरूरी नहीं है, ही में ऑर्डर द अक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग सच ज्यूरिसडिक्शन, तो ये फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। अब देखिए इसके बाद क्या रहा, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस, मजिस्ट्रेट जो है ऑथोराइज कर सकता है पुलिस कस्टडी से ज्यादा, यानी जुडिशियल कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। अभी यहां तक बोला गया कि मैक्सिमम 15 डेज कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब आगे बता रहा है कि 15 डेज से भी ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding 90 days। 90 डेज से ज्यादा नहीं करेगा, डिटेंशन को ऑथोराइज नहीं करेगा 90 डेज से ज्यादा। किस केस में? वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस, जहां पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो किसी ऐसे मामले से जुड़ रही है, अपराध से जुड़ी हुई मामले में चल रही है जो पनिशेबल है डेथ द्वारा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अगर अप टू 10 ईयर्स होगा तो दूसरे पॉइंट से गवर्न होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस। जो ऊपर दिए गए हुए मामले वहां पे 90 डेज तक के लिए ऑथोराइज कर सकता है डिटेंशन, और दूसरे केसेस में 60 डेज के लिए। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के अंदर इतना क्या फर्क होता है और क्यों इस पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, अब पहले चीज तो इसके अंदर बता दिया गया कि 15 दिन तक जो बताया गया है कि उसकी कस्टडी को वो ऑथोराइज कर सकता है। अब ये जो शुरुआत की 15 दिन होगी, अब इसके अंदर जुडिशियल कस्टडी भी रखा जा सकता है, पुलिस कस्टडी भी रखा जा सकता है। देखिए, ये जो पुलिस कस्टडी होती है इससे अक्सर जो है अक्यूज्ड घबराते हैं। क्यों? क्योंकि जब पुलिस वालों के कस्टडी में किसी अक्यूज को भेजा जाता है तो इसमें पुलिस वालों के पास बहुत पावर होता है। अब पुलिस वाले रिमांड पे ले लेते हैं, कहते हैं कि हमें और इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है, सपोज दैट कि कहीं पे मर्डर हुआ है, तो हमें ले जाना है, वहां पे पैर का निशान बना हुआ है, तो ये जो अक्यूज्ड है इसके पैरों का निशान लेना है, या इस अक्यूज को पता है कि कहाँ पे हथियार छुपे हैं, हमें इसको लेके जाना है, वहां पे हथियार निकलवाना है, या इसको पता है कि किस किस जगह पे लोग छुपे थे, वहां पे ले जाना है, क्राइम सीन बनाना है। पुलिस इसमें लॉकअप में रखती है अक्यूज को, उससे पूछताछ करती रहती है, इंटरोगेट करती है उसको, जहां चाहे वहां ले जा सकती है। उसको यही कहा जाएगा कि वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन जब किसी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि वो जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है ये उसकी कस्टडी में है, मतलब बगैर उसकी इजाजत के पुलिस जो है उससे जाके उसको इंटरोगेशन नहीं कर सकती है। उस जगह पे उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो पुलिस कस्टडी में होता है तो उसको लॉकअप में भेज दिया जाता है। इसलिए पुलिस कस्टडी को जो है इसको काफी ध्यान में रखा गया है। ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दी गई है, सिर्फ 15 दिन के लिए दी गई है। उसके अंदर अदला बदली हो सकती है, लेकिन 15 दिन के बाद बता दिया गया है कि जो मामले होंगे उसके अंदर उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होता है तो इसके अंदर बता दिया गया है कि किस तरह के अपराध, अगर मौत से जुड़ा हुआ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट से जुड़ा हुआ है, या अगर 10 साल से कम नहीं है तो 90 दिन, उसके अलावा 60 दिन। और इसमें आगे लिखा हुआ है एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज द केस में बी द अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज। देखिए यहाँ पे शैल इसका वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि उसको छोड़ा ही जाएगा बेल पे, बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज रेडी टू, इफ ही इज प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश बेल। अगर वो रेडी है बेल के लिए और फर्निश करना चाहता है बेल तो उसको छोड़ा ही जाएगा बेल पे। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन shall be deemed to be so released under the provision of chapter 33। अगर जो व्यक्ति इस प्रोविजन में अगर छोड़ा जाता है बेल पे तो क्या माना जाएगा? वो किस चैप्टर के अंदर छोड़ा गया? चैप्टर 33, प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेल एंड बॉन्ड्स। देखिए, अब ये सेक्शन 167 पिक्चर में कब आता है कि जैसे हमने आपको बताया कि पुलिस वालों के पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आई और उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। ये जब पुलिस ने सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल करी है, कोर्ट के पास अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट करी है, ये तब तक के लिए है। ये एक बार कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई आगे बढ़ा दिया है,
इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज आ गई है, तब ये सेक्शन 167 सेक्शन में नहीं आएगा। फिर वहां पे किस सेक्शन से गवर्न होगा? वो गवर्न होगा सेक्शन 309 सीआरपीसी से, इससे गवर्न नहीं। और ये जो पीरियड होगा 60 डेज या 90 डेज, ये कैलकुलेट किया जाएगा उस दिन से जिस तारीख से मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन का ऑर्डर दिया है, ना कि उस टाइम से जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में जो बेल पे रिलीज किया जाता है, ये मेरिट के बेसिस पे तो नहीं है। ये मेरिट के बेसिस के ऊपर नहीं है कि क्या देखने में लग रहा है कि ऑफेंस किया है या नहीं है, ये सब कोर्ट नहीं देखता है इसमें, क्योंकि शैल का टर्म इस्तेमाल हो गया कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल होती है इतने टाइम में तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये एक बहुत ही एब्सोल्यूट राइट है। अगर मान लीजिए कि उसको बेल मिल भी जाती है इसके अंदर, तो कोर्ट जो है फिर उसको कैंसिल भी कर सकता है। जैसे कि 437 के अंदर बेल कैंसिल भी हो सकता है कि हाँ, जिसको बेल पे रिलीज किया गया है इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो उसकी दी गई हुई बेल को कोर्ट जो है कैंसिल भी कर सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 167 के अंदर इसका सब क्लॉज बी देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन। देखिए, पुलिस कस्टडी के लिए बात कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है ऑथोराइज नहीं करेगा पुलिस कस्टडी के अंदर डिटेंशन, अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन, अनलेस कि अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on the production of the accused either in person, लेकिन judicial custody के लिए he can be produced either in person or through the medium of electronic video linkage। इसके बाद सब क्लॉज सी आता है, वो कह रहा है, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है, जो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट है, जो एम्पावर्ड नहीं है स्पेशली हाई कोर्ट द्वारा, शैल ऑथोराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, वो ऑथोराइज नहीं करेगा पुलिस कस्टडी की डिटेंशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 आ रहा है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आता है। अब एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि उसका प्रूफ क्या होगा कि वो कोर्ट में अपीयर हुआ है, प्रोड्यूस किया गया है कि नहीं। तो इसके लिए बताया कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन accused person was produced before the magistrate as required under clause B, the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to the production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be। अब आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, provided further that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद आता है सेक्शन 167 के अंदर सब सेक्शन 2A। ये क्या कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 और 2, द पुलिस ऑफिसर में वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल। उस केस में जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ट्रांसमिट द कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द केस डायरी एज वेल एज अक्यूज्ड पर्सन टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर उस केस में जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है, तो वहां पे जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, वहां पे जो एंट्री किया होगी उनकी डायरी की, वो और अक्यूज व्यक्ति को उसके सामने प्रोड्यूस करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल आ जाता है। अब लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे लिमिटेड पावर है कि वो यहाँ पे कस्टडी को सिर्फ 7 दिन तक के लिए दे सकता है। ये इसके अंदर बताया गया है, to the nearest executive magistrate on whom the powers of the judicial magistrate or metropolitan magistrates have been conferred. Such an executive magistrate may, for reasons to be recorded, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वो इसका रीजन रिकॉर्ड करेगा, in writing, authorize the detention of the accused person in such a custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate। अब इसके अंदर आगे क्या बोल रहा है कि provides that before the expiry of the said period, अब वो 7 दिन खत्म होने से पहले जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास लाए होंगे, जिसने डिटेंशन को ऑथोराइज किया होगा, वो क्या करेगा, अब उस 7 दिन खत्म होने से पहले उसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड ऑफ द केस टुगेदर विद द
कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द केस डायरी, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कि वो उसको फर्दर ऑथोराइज कर सकता है डिटेंशन। फिर आगे लिखा हुआ है, if the period of detention so authorized expires and no further detention of the accused person is authorized by a competent judicial magistrate, the accused shall be released on bail. अगर मान लीजिए कि 7 दिन पूरे हो जाते हैं, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके बाद भी नहीं बैठे हैं, तो उसके बाद उस व्यक्ति को बेल पे रिलीज किया जाएगा। वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन इज मेड द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज पर्सन वॉज डिटेन इन कस्टडी। लेकिन अब मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिल गए, उन्होंने फर्दर डिटेंशन को ऑथोराइज कर दिया, तो जितने टाइम तक वो डिटेन था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर द्वारा, under this section shall be taken into account in computing the period specified in proviso A to section 100। इसका subsection 3 क्या कह रहा है? A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing। यानी इस सब सेक्शन 3 का कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर डिटेंशन को ऑथोराइज कर रहा है, तो वो उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट जो है उस ऑर्डर को ऐसे ही नहीं पास कर देगा कि वो कोई एज ए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है उसने पुलिस से रिक्वेस्ट किया तो दे दिया। उसके लिए वो अपने माइंड को अप्लाई करेगा, इसीलिए वो रीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि वो अपने माइंड को अप्लाई करेगा, जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेगा, देखेगा क्या इस चीज की जरूरत है या नहीं है, खाली पुलिस के रिक्वेस्ट पे उसको मैकेनिकली नहीं दे। और आगे सेक्शन 167 का सबसेक्शन 4 कह रहा है कि एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द सीजेएम के अलावा अगर कोई दूसरा मजिस्ट्रेट है मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, अगर वो डिटेंशन का ऑर्डर पास करता है सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के अंदर, शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर, जो उसके ऑर्डर की कॉपी होगी उसमें रीजन रिकॉर्ड करके किसके पास भेजेगा? सीजेएम के पास। अब इसके बाद आता है इसका सबसेक्शन 5 और 6। सबसेक्शन 5 कह रहा है, इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस the investigation is not concluded within a period of 6 months, 6 महीने के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है, from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation। मैजिस्ट्रेट रोक लगा देगा इन्वेस्टिगेशन में कि अब आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। into the offense unless the officer making the investigation satisfy the magistrate that for special reasons and in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। सिर्फ उन केस में जहां पे वो स्पेशल रीजन बताता है और ये बताता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए जरूरी है कि 6 महीने से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए, तो उस केस के अलावा मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि मैजिस्ट्रेट उसको जो है रोक सकता है। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है, लेकिन इसका सब सेक्शन 6 जो है यही सेम पावर सेशन जज को देता है कि वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5, जो सबसेक्शन 5 में मैजिस्ट्रेट द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास हो गया है, द सेशन जज में इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम, अगर सेशन जज को इस चीज की एप्लीकेशन दी जाती है, आवेदन दिया जाता है, और अदरवाइज डेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन into the offense ought to be made, vacate the order, तो and direct further investigation to be made into the offense subject to such directions with regard to bail and other matter as he may specify। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सेक्शन 167 सीआरपीसी का क्लियर हो गया होगा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने लॉ में अभी एडमिशन लिया है और लेने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें, तो आप मेरा मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं इस दिए गए हुए नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके।